हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम टीआरई 2 वाला क्वेश्चन कर चुके थे एसएसटी का। अब आज से हम लोग टीआरई 3 का क्वेश्चन करेंगे 6 to 8 वाला। पहले स्टार्ट हुआ है सोशल साइंस में इतिहास से। हम लोग इतिहास का 40 क्वेश्चन करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इटली में पुनर्जागरण किस भाषा साहित्य में रुचि जागृत किया? इटली में पुनर्जागरण के किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? लैटिन और ग्रीक में। लैटिन और ग्रीक में। लैटिन और ग्रीक में। बी अंग्रेजी फ्रेंच में। सी संस्कृत एवं उर्दू में। डी एक से अधिक और ए इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए, लैटिन एवं ग्रीक में। यूरोप में। यूरोप में जो पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था वो 14वीं शताब्दी में हुआ था। यूरोप में कब स्टार्ट हुआ था पुनर्जागरण? 14वीं शताब्दी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली से। और कौन स्टार्ट किया था? दांते। वो कहाँ का निवासी था? इटली का, फ्लोरेंस निवासी था। इटली के फ्लोरेंस जगह का निवासी था। क्या नाम था उसका? दांते। उसी ने पुनर्जागरण की शुरुआत किया। दांते यूरोप में पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। इस काल के महान विचारकों में, इस काल के जो 14वीं सदी के महान विचारकों में कौन कौन था? दांते था, गियाटो था, पेट्रार्क था, होरेस था और सिसरो था और वर्जिस आदि शामिल थे। पेट्रार्क ने इटालियन भाषा को लेखन का भाषा बनाया। पेट्रार्क ने इटालियन भाषा को लेखन का भाषा बनाया था। लैटिन और ग्रीक भाषाओं के साहित्य और लेखक में अधिक रुचि प्रदर्शन के कारण इटालियन भाषा का ग्राफ नीचे गया। पुनर्जागरण के काल में लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी को सब जानता है। वो एक चित्रकार थे। वो कहाँ के थे? वो इटालिया के थे। माइकल, दूसरा माइकल एंजेलो और राफेल राफेल और पाब्लो पिसाको आदि महान चित्रकार थे। पुनर्जागरण में कौन कौन चित्रकार था? लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल, पाब्लो पिसाको आदि महान चित्रकार थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर वाला। 72 नंबर वाला क्या कहता है क्वेश्चन? 17वीं और 18वीं शताब्दी के फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, ए कहता है 3 स्टेट में, बी 4 स्टेट में, सी 2 स्टेट में, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 स्टेट में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 स्टेट में। इसका आंसर होगा 3 स्टेट में। 3 स्टेट कौन कौन था ये देखते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में सामाजिक संरचना 3 स्टेट में विभक्त थी। कौन था? फ्रांस में क्रांति के पूर्व समाज संरचना व्यवस्था पर आधारित थी। फ्रांसीसी समाज सुविधा संपन्न वर्ग प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट में शामिल था। जो ज्यादा पैसे वाला था और पादरी लोग वो प्रथम स्टेट में था। और तीसरे स्टेट में कौन था? सर्वसाधारण लोग, जो काम धाम करने वाला आम आदमी, वो तीसरे स्टेट में था। फ्रांस सामाजिक संरचना 3 वर्गों में विभाजित होकर प्रथम स्टेट में कौन कौन था? ईसाई पादरी आते थे। प्रथम स्टेट में ईसाई पादरी थे जो समाज में सबसे अधिक सम्मानित वर्ग थे। द्वितीय स्टेट में इस वर्ग में बड़े मतलब भूधारक, मतलब जो जमींदार, द्वितीय स्टेट में जो बड़े बड़े जमींदार थे, अभिजात वर्ग आते थे। इस वर्ग का आर्थिक स्थिति मजबूत था। दूसरे स्टेट का भी आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन पहले नंबर पर पादरी वर्ग था, ईसाई के पादरी वर्ग। और तीसरे नंबर पे जो था वो कृषि वर्ग था, किसान, कृषक, मजदूर, शिल्पकार आदि आते थे। और जो पहला स्टेट और दूसरा स्टेट पर इस पे टैक्स नहीं था, तीसरे स्टेट पर सिर्फ टैक्स था। तीसरा स्टेट बहुत बड़ा वर्ग था। फ्रांसीसी समाज में तीसरे स्टेट की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह वर्ग समसाध वर्ग थे जिन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। इन लोगों को ये कर देते थे तीसरा स्टेट। स्टेट 1 और स्टेट 2 तो कर ही नहीं देता था, स्टेट 3 कर देता था तो उसको कोई सुविधा ही प्राप्त नहीं था। करों का भार इन्हीं वर्गों पर सहन होना पड़ता था। अभिजात वर्ग के घर भवन को मनेर कहते थे। अभिजात वर्ग जो था, अमीर लोग, उसके घर को, भवन को मेनर कहा जाता था। मेनर किसको कहा जाता था? अभिजात वर्ग के घरों, मेनर, भवन को मेनर कहा जाता था। नाइट यूरोप के कुशल अश्वरोही सैनिक होते थे। नाइट कौन था? वो यूरोप में कुशल घुड़सवार था। फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक भी था। टीआरई 3 में जो 6 to 8 वाला जो हम लोग अभी कर रहे हैं इतिहास में, से ज्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री है। थोड़ा टफ पड़ता है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि ज्यादा पढ़ता है नहीं लोग। जनरल कंपटीशन में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है, इसलिए ये थोड़ा कमजोर रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? 73 नंबर वाला। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि जर्मन ने
क्योंकि ए नंबर क्या कहता है, जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए, ये सही है। बी क्या कहता है, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, ये भी सही है। सी क्या कहता है, इसमें अर्शयनीकरण कर दिया गया, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था। प्रथम युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड के बोस्निया की राजधानी सर्बिया में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। इसका तत्कालिक कारक क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की। ऑस्ट्रिया के राजकुमार कौन थे? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी कौन था? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या होने से हुई। इसका तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कहाँ तक चला? कब से स्टार्ट हुआ? 1914 से। कब खत्म हुआ? 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम युद्ध जो समाप्त हुआ उसके बाद पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस पेरिस शांति सम्मेलन में कई संधियां किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि जो थी वो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। मित्र राष्ट्रों में वही अमेरिका, फ्रांस और ये ब्रिटेन, इटली, ये सब मित्र राष्ट्रों में था। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों के साथ। वर्साई की संधि 10 जनवरी 1920 से लागू हुआ। 1919 को हुआ, लेकिन 10 जनवरी 1920 से लागू किया गया था। यह वर्साई की संधि एक तरफा संधि थी, जो जर्मनी को सभी प्रकार के कमजोर करने की संधि थी। यह जर्मनी को सिर्फ कमजोर करने की संधि थी। यह एक संधि आरोपित संधि थी। ये जबरदस्ती थोपा गया था संधि। इसमें जर्मन प्रतिनिधित्व को विवश कर हस्ताक्षर कराया गया था। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 वाला। 74 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? इसमें से कौन जनजातीय नायक नहीं था जो ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ा था? ये कहता है तिलका मांझी, ये तो भागलपुर में लड़ा था। कान्हू मुर्मू, ये झारखंड में, उस समय झारखंड नहीं था, वहां लड़ा था। सीआर दास इसका आंसर होगा। सीआर दास देखते हैं कौन था। सीआर दास प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। सीआर दास कौन था? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। कब क्या था? 1923 में। वही सीआर दास है। सीआर दास पेशे से वकील थे। सीआर दास पेशे से कौन था? वकील था। सीआर दास को सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना है? सीआर दास को। सुभाष चंद्र बोस ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना है? सीआर दास को। सीआर दास का कथन है, संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी ग्रह है। तिलका मांझी जो थे वो जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाने जाता है। तिलका मांझी को जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह का नायक थे। कान्हू मुर्मू जो था वो संथाल विद्रोह के नायक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 75 वाला क्वेश्चन, स्वतंत्र समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों के फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। एक कहता है जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। बी जॉन लॉक, आर्थर यंग और स्टुअर्ट मिल। सी जॉर्डान मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 75 का आंसर ए होगा। 75 का आंसर ए, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। रूसो का फुल नाम था, मतलब पूरा नाम जीन जैक्स रूसो। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो भी सिर्फ बोल सकते हैं। अब 76 का देखते हैं।
मैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले, तो आने वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक उदारवाद का जनक किसको माना जाता है? जॉन लॉक को। जीन जैक्स रूसो का फ्रांसीसी क्रांति लाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति लाने में किसका योगदान माना जाता है? रूसो का। रूसो का असमानता पर लेख और सामाजिक अनुबंध आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक विचारों का आधारशिला है। फ्रांसीसी क्रांति की अवधि के दौरान रूसी जैकोबिन फ्रांसीसी क्रांति की अवधि के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति जब चल रहा था तो उसके दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों के बीच दार्शनिकों में सबसे लोकप्रिय थे कौन? रूसो। फ्रांसीसी क्रांति में शामिल कौन कौन थे? वाल्टेयर थे, डिडरो था, मॉन्टेस्क्यू थे आदि दार्शनिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति में योगदान कौन कौन दिया था? वाल्टेयर, डिडरो, मॉन्टेस्क्यू आदि दार्शनिक महत्वपूर्ण थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में। 14 जुलाई कब? 1789, 1789 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 का। 76 का क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांस समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युगम सम्मिलित है? कौन सा युगम सम्मिलित है ये बताना है। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। 18वीं सदी में फ्रांस समाज के वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युगम सम्मिलित है? टाइद चर्च। ए कहता है टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। बी टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। सी कहता है लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। डी एक से अधिक। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 76 का आंसर डी होगा, एक से अधिक। 76 का आंसर एक से अधिक होगा, क्योंकि टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था। टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर था, ये सही है। टाइद कर कृषि उपज का 10% के बराबर होता था। टाइद जो था वो कृषि उपज का जितना उपज था उसका 10% दिया जाता था कर, उसको टाइद कहा जाता था। टाइद को दशमास कहा जाता, मतलब 10 साल पे कहा जाता था, क्योंकि कृषि उपज का 10वीं हिस्सा लिया जाता था। टाइद 100% जैसे हुआ तो उसका 10% टाइद कहलाता था। 10% जो कर दिया जाता था उसको टाइद कहते थे। टाइल 18वीं शताब्दी में फ्रांस के किसानों से राज्य द्वारा वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर थे। टाइल जो था अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, यह भी सही है। टाइल सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में लिया गया था। लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा थी। लिब्रे जो थी वो फ्रांसीसी मुद्रा थी। लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा थी, 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा थी, लेकिन उसको 1794 में समाप्त कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक क्या कहता है 1917 में, 1918 में, सी 1919 में, एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी 1918 में। इसका आंसर 1918 में। वर्ष 1918 में रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी नाम रखा गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दी और तर्क दिया कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोवस्क
बेस्ट लिटोबस्क ने जर्मनी के साथ संधि कर ली। ये रूसी नाम सब है, इसका नाम थोड़ा टफ होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर वाला। 78 नंबर 78 नंबर वाला क्वेश्चन 78 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम, बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा? यहाँ द लिखा हुआ है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम, बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा? ए है दुर्गा देवी, बी भवानी चरण बोहरा, भागवती चरण बोहरा, सी सच्चिदानंद सान्याल, सी सच्चिदानंद सान्याल एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी, भागवती चरण बोहरा। किसके अनुरोध पर? चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर। क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी के विचार की आलोचना की है और फिर फिलोसफी ऑफ बम पुस्तक में अपना विचारों को स्पष्ट किया है। बम का दर्शन HSRA को घोषणा पत्र जैसा था। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का घोषणा पत्र जैसा था। भगवती चंद्र बोहरा की पत्नी दुर्गावती देवी थी। भगवती चंद्र बोहरा की पत्नी कौन थी? दुर्गावती देवी। भगवती चंद्र बोहरा का 28 मई 1930 ईस्वी में रावी नदी तट पर बम का परीक्षण करते समय मृत्यु हो गई थी। किसके या फिर से देखें, चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने फिलोसफी ऑफ बम लिखा था? भगवती चरण बोहरा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 वाला। 79 वाला क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? ए कहता है एक जहाज, ए कहता है एक जहाज, बी एक संगठन, सी कहता है आंदोलन, एक आंदोलन, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कामागाटू मारू क्या था? एक जहाज था, एक पानी वाली जहाज थी। कामागाटा मारू एक पानी वाली जहाज थी, एक जापानी जहाज थी, पानी वाली जापानी जहाज थी। कामागाटू मारू क्या थे? एक जापानी जहाज थी, पानी वाली जहाज। इस जहाज को हांगकांग में रहने वाले गुरुदेव सिंह ने किराए पर लिया था। इस जहाज को कहां से लिया गया था? इस जहाज को हांगकांग में रहने वाले गुरुदेव सिंह हांगकांग में रहने वाले गुरुदेव सिंह किराए पर खरीदा था। कामागाटा मारू जहाज पर 376 व्यक्ति सवार होकर वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था। वैंकूवर कहाँ है? कनाडा में। कामागाटा मारू जहाज 376 आदमी को लेकर वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था। अंग्रेजों ने इस जहाज को वैंकूवर में उतरने से रोक दिया और जब कलकत्ता के बजबज घाट पहुंचा तो अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। यह घटना 27 सितंबर 1914 ईस्वी को घटित हुई थी। यह घटना कब हुआ था? 27 सितंबर 1914 को घटित हुआ था, जिसमें 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने आदमी मर गए थे? 19 लोग। कब हुआ था? 27 सितंबर 1914 को। और कहाँ भारत में कहाँ उतरा था ये रुका था जहाज? बजबज घाट। कहाँ है? कलकत्ता में। बजबज घाट कलकत्ता में। जिसे कैंपबेल के पुस्तक भारत में राजनीतिक अवधि में कामागाटू मारू का घटना का उल्लेख किया गया है। किसकी किताब में किया गया है? कैंपबेल की किताब में कामागाटू मारू जहाज का वर्णन किया गया है। 2014 में भारत सरकार ने इस घटना के स्मरण में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 80 नंबर वाला, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? यह कहता है 1934, बी 1920 नागपुर, सी 1925 कानपुर, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 80 का आंसर बी होगा, 1920 नागपुर में। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला बोर्ड के गठन का फैसला किया गया था? कहाँ किया गया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 वाला। 81 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे ए सीपी अय्यर, बी सी नारायण गुरु, सी ईवी रामास्वामी नायकर, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 81 का?
81 का आंसर होगा सी। ईवी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन के प्रोधा कौन थे? प्रणेता ही बोल सकते हैं, प्रोधा ही बोल सकते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। कौन था? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1925 में किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ था? 1925 में। आत्मसम्मान आंदोलन कब हुआ था? 1925 में। यह आंदोलन तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने और समांतवादी समाज के निर्माण करने के उद्देश्य से चलाया गया था। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार इन्हीं को कहा जाता है, ईवी रामास्वामी को। श्री नारायण गुरु द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। श्री नारायण गुरु द्वारा को क्या चलाया था? बी में है उसका, इनके द्वारा क्या चलाया गया था? श्री नारायण गुरु द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। किसका? बी में जो ऑप्शन है उनके द्वारा चलाया गया था मंदिर प्रवेश आंदोलन। श्री नारायण गुरु ने वायकोम सत्याग्रह जो त्रावणकोर का नेतृत्व किया था। श्री नारायण गुरु के श्री नारायण धर्म परिपालन योग्य की स्थापना किया था। श्री नारायण गुरु ने क्या स्थापना किया था? धर्म परिपालन योगा क्या स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? ए कहता है 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? नाजी यूथ लीग, इसका गठन कब हुआ था? 1922 में। बी वाला ऑप्शन 1922 में। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन 1922 में। नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? जर्मनी में कब हुआ था? 1922 में। इसे हिटलर यूथ सीनियर लीग में 1914 से 18 वर्ष के लड़का को शामिल किया गया था। इस हिटलर यूथ का जूनियर सेक्शन 10 से 14 वर्ष के बच्चों का था। हिटलर यूथ लीग 10 अक्टूबर 1945 में भंग कर दिया गया। हिटलर यूथ लीग को कब भंग कर दिया गया? 10 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। हिटलर यूथ लीग का मुख्यालय बर्लिन में था। हिटलर यूथ लीग का मुख्यालय कहाँ था? बर्लिन में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 वाला क्वेश्चन। 83 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 83 वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसने फांसीवाद के प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की सांसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? कौन था? ए कहता है शैको, बी ओसवाल्ड मोजले, सी बेजंती, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 83 का? 83 का आंसर बी। 83 का आंसर बी, ओसवाल्ड मोजले। काली कुर्ती संगठन का गठन कौन किया था? ओसवाल्ड मोजले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 84 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र क्यों देना पड़ा था लियो ब्लूम को? ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है ए देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण, बी रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोते के षड्यंत्रों के कारण, सी फ्रांस में हुए गृह युद्ध के कारण, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा। देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण ब्लूम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण। लियो ब्लूम जून 1936 में, लियो ब्लूम जून 1936 ईस्वी में फ्रांस का प्रधानमंत्री बना था। लियो ब्लूम कब बना था फ्रांस का प्रधानमंत्री? 1936 में। लियो ब्लूम में आर्थिक सुधार समाजवादी ढांचा के अंतर्गत
अंतर्गत करने का प्रयास किया था। मजदूरों का साप्ताहिक कार्य का घंटा 40 दिन कर दिया, 40 कर दिया था। मजदूरों का साप्ताहिक कार्य का घंटा का कितना कर दिया था? 40। मतलब सप्ताह में 40 घंटा ही काम करेगा मजदूर। उन्होंने अवकाश के समय का वेतन मिले इसको भी निश्चित कर दिया था। बड़े उद्योग और बैंक फ्रांस का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फ्रांस में एक नारा लियो ब्लूम के नेतृत्व में लगने लगा था, बेटर हिटलर देन ब्लूम, मतलब हिटलर से अच्छा कौन है? ब्लूम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर वाला। 85 नंबर वाला क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई? ए कहता है ब्लू पॉलिसी, बी शांति एवं निर्माण की नीति, सी शक्कर एवं बेर की नीति, डी इसमें से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 85 का आंसर बी, शांति एवं निर्माण की नीति। बिस्मार्क ने क्या अपनाया जर्मनी के एकीकरण के बाद? शांति एवं निर्माण की नीति। सितंबर 1870 में, सितंबर कब? सितंबर 1870 में सेडावा के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को निर्णायक पराजय दिया था। जर्मनी ने कब फ्रांस को हराया था? 1870 में सेडावा के युद्ध में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरा हुआ था? 1871 में, 1871 में। कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 में। बिस्मार्क 1871 में से 1890 ईस्वी तक जर्मनी के चांसलर प्रधानमंत्री था। वहां चांसलर बोला जाता है, भारत में प्रधानमंत्री बोला जाता है। बिस्मार्क कब? 1871 से 1890 तक जर्मनी का चांसलर या प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी के बाद विदेशी नीति के अंतर्गत मुख्यतः 3 आधारभूत नीतियों का अवलंबन किया है। नंबर 1 शांति तथा स्थायित्व, पीस एंड स्टेटस। कूटनीति द्वारा फ्रांस का बहिष्कार, और तीसरा वाला गुप्त संधियां। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के बाद मेटरनिक की तरह यथास्थिति नीति का पक्षधर था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एकीकरण के बाद मेटरनिक की तरह यथास्थिति की नीति का पक्षधर था। बिस्मार्क के नीति का मूल उद्देश्य फ्रांस के मित्रहीन और शक्तिहीन बनाकर रखना था। बिस्मार्क के गुप्त संधियों की नीति ही यूरोप में गुटबाजी को बढ़ावा दिया और प्रथम विश्व युद्ध का एक मूल कारण बना। बिस्मार्क का गुप्त संधि के कारण ही गुटबाजी को बढ़ावा मिला और प्रथम विश्व युद्ध का एक मूल कारण बना। बिस्मार्क के बारे में विलियम प्रथम ने एक बार कहा था कि बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों ऑस्ट्रिया, रूस, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से खेलता है, जिसमें 2 हमेशा हवा में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 वाला। 86 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था ये बताना है। ए कहता है इटली, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 86 का आंसर 86 का आंसर डी होगा, एक से अधिक। एक से अधिक कैसे होगा? जैसे 8 अप्रैल 1904 ईस्वी में 8 अप्रैल 1904 ईस्वी में 8 अप्रैल 1904 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हार्दिक समझौता हुआ था। हार्दिक समझौता किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। यह एंगल फ्रेंच समझौता बिस्मार्क की गुप्त संधि के पृष्ठभूमि से ही देखा जा सकता है। 1902 ईस्वी में एंगल जापान संधि हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 वाला। 87 क्वेश्चन क्या कहता है? 87 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? 1815 ईस्वी में वियना संधि, 1815 ईस्वी में जो वियना संधि था उसके दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? ये कहता है पर्सा, बी पोलैंड, सी रूस, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 87 वाला। 87 नंबर का आंसर 87 का आंसर होगा बी,
87 का आंसर क्या होगा? बी, पोलैंड। वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? पोलैंड। वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? पहले वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कौन सा देश शामिल नहीं था? पोलैंड शामिल नहीं था। क्योंकि वियना कांग्रेस यूरोपीय देश में एक सम्मेलन था। वियना कांग्रेस क्या थी? यूरोपीय देश में एक सम्मेलन था जिसका उद्देश्य नेपोलियन का पतन के बाद यूरोप को पुनः स्थापना करना था। वियना संधि का उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का पुनः स्थापना करना था। वियना कांग्रेस में शामिल होने वाले देश में ग्रेट ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पर्सा, ऑस्ट्रिया आदि शामिल थे। वियना कांग्रेस में सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका ऑस्ट्रिया के चांसलर ने निभाया। वियना कांग्रेस में सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका किसने निभाया? ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है साउथ में, लेकिन ऑस्ट्रिया है यूरोप में जो उत्तर में है। उत्तर मतलब नॉर्थ में। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था तथा स्थिति का समर्थक था। यह वियना कांग्रेस सितंबर 1814 से जून 1815 तक आयोजित हुआ था। वियना कांग्रेस कब तक चली थी? 1814 से जून से 1815 तक। वियना कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में मेटरनिक था, अलेक्जेंडर प्रथम, लॉर्ड कैंसलरे, हार्डेनबर्ग, टेरीलैंड आदि महत्वपूर्ण थे। वियना कांग्रेस में शक्ति संतुलन सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत और पुरस्कार एवं दंड सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 88 वाला। यूरोप राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्द वालियों का कौन सा युग्म सही था? प्रतीकात्मक शब्द वालियों का कौन सा युग्म सही था? ए काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा था। बी कहता है उगते सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात था। बी ब्लूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 88 का आंसर डी होगा, एक से अधिक। 88 का आंसर एक से अधिक, क्योंकि यूरोप राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्द वालियां काला, लाल और सुनहरी तिरंगा 1948 में उदारवादी राष्ट्रों का झंडा का दर्शाता था। ये सही है, ये वाला। उगते सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात था, ये भी सही है। यह काला, लाल, सुनहरा तिरंगा जर्मनी और राष्ट्रवादियों द्वारा 1848 के क्रांति के समय अपनाया गया था। ये काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रवादियों ने कब अपनाया था? 1848 में। जर्मनी में ब्लूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ब्लूत को ने एक वृक्ष है, पौधा, मतलब जर्मनी में ब्लूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है, यह भी सही है। मारियान की प्रतिमा को स्वतंत्रता, एकता और न्याय का प्रतीक माना गया। मारियान की प्रतिमा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर वाला। 89 नंबर क्या कहता है? सेंस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सेंस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुमित गुहा, बी रंजीत गुहा, सी रामचंद्र गुहा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 89 का आंसर बोलिए। 89 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई, उसमें से कोई नहीं, क्योंकि सेंस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस के लेखक आरबी रेसेल है। कौन है इसके लेखक? आरबी रेसेल। सेंस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस के लेखक आरबी रेसेल हैं। और सुमित सरकार द्वारा लिखित पुस्तक में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 1903 से 8 है। मॉडर्न इंडिया ऑफ राइटिंग सोशल हिस्ट्री शामिल है। रंजीत गुहा सबाल्टर्न अध्याय समूह के सबसे प्रभावशाली इतिहासकार हैं। रंजीत गुहा को सबाल्टर्न इतिहास लेखन के जनक माना जाता है। रंजीत गुहा द्वारा सबाल्टर्न स्टडीज वॉल्यूम लिखी है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर वाला, 90 नंबर वाला, 90 नंबर वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा सत्य है वो देखना है। 18वीं सदी तक महीन 18वीं सदी तक महीन कपड़े का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये सही है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। बी सी वाला क्या कहता है? फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 90 का डी, एक से अधिक। क्योंकि 18वीं सदी तक महीन कपड़े का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, ये तो सही है। फिर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत का अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार कमजोर होने लगा। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार कमजोर होने लगा। ब्रिटिश सरकार का आर्थिक नीति भारतीय उद्योग धंधे को कमजोर कर दिया। ब्रिटिश का जो नीति था वो भारत को कमजोर करना था। अमेरिका गृह युद्ध 1861 से 65 के मध्य चला था। अमेरिका गृह युद्ध कब चला था? 1861 से 65 के बीच। 1861 से 65 के बीच। इसे अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान भारतीय कपास निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से हथकरघा कामगारों का उत्पादकता में सुधार हुआ था। सी वाला जो ऑप्शन है फ्लाइंग शटल वाला, इससे हथकरघा कमजोर नहीं हुआ था, ये मजबूत हुआ था। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास का प्रतिनिधित्व जर्मनी हो गया था। इंग्लैंड का औद्योगिक विकास का प्रतिद्वंदी, मतलब इसका कॉम्पिटिटर जर्मनी हो गया था। इंग्लैंड का कॉम्पिटिटर कौन था? जर्मनी, औद्योगिक विकास में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 वाला। 91 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 91 वाला क्वेश्चन 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी 1873 में रचित गुलामगिरी की धारणा को निष्प्रभावी करती है। ये कहता है निम्न जाति विभेद, बी धार्मिक असमानता, सी सामाजिक ताने बाने की जटिलता, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 1873 में कौन किया था गुलामगिरी का? क्या उसका निष्प्रभावी करता है किसको? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी उपयुक्त में से एक से अधिक कारणों को निष्प्रभावी करती है। क्योंकि गुलामगिरी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की। कब लिखा गया था? 1873 में। इस पुस्तक को निम्न जातियों के उत्थान के रूप में देखा जाता है। इस पुस्तक को किसके रूप में देखा जाता है? निम्न जातियों के उत्थान के रूप में। गुलामगिरी पुस्तक के द्वारा उच्च जातियों के प्रमुख को चुनौती दिया गया था। ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज संगठन की स्थापना किया था। ज्योतिबा फूले ने कब किया था सत्यशोधक समाज की संगठन की स्थापना? 1873 में। इस समाज के दौरान संगठित रूप से निम्न जातियों के उत्थान के अथक प्रयास किया गया था। इस समाज के द्वारा संगठित रूप से निम्न जातियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया गया था। सावित्री बाई भारत के प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। सावित्री बाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। सावित्री बाई 1851 में इसने पुणे में देश का प्रथम महिला विद्यालय खोला था। पुणे में देश का प्रथम महिला विद्यालय भी खोला था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर वाला। 92 नंबर वाला इस इतिहास का जो ये TRE 3 का क्वेश्चन आया है 68 वाले में, इसमें ज्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कब कोई भी आ सकता है। मॉडर्न और एंशिएंट और मिडिवल ये भारत वाला तो करना ही है, लेकिन वर्ल्ड वाला भी करना है। इसमें ज्यादातर वर्ल्ड वाला ही और टफ है, अंदर से पूछा हुआ, इसलिए ध्यान से इस सीरीज को ज्यादा फायदा उठाना है तो फिर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहा है। जो आने वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा
तो हो सकता है इसमें कवर हो जाए, क्योंकि आगे पीछे का दोनों का हो जा रहा है। अब देखते हैं 92 क्वेश्चन। स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? ए कहता है रोमानिया फ्रांस में, रोमानिया फ्रांस में, बुल्गारिया जर्मनी में, सी रोमानिया बुल्गारिया में, डी एक से अधिक, ये इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर क्या होगा? ई, क्योंकि ई इसमें से कोई नहीं है। तो स्टालिनग्राद की लड़ाई 23 अगस्त 1942 में हुई थी। 23 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। स्टालिनग्राद की लड़ाई कब स्टार्ट हुआ था? 23 अगस्त 1942 को। 2 फरवरी 1943 के मध्य हुआ था। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके बीच हुआ था? द्वितीय युद्ध के दौरान हुआ था। ये दूसरा जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी के बीच हुआ था। स्टालिनग्राद की लड़ाई नाजी जर्मनी और सोवियत फ्रंट के मध्य हुआ था। स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके बीच हुआ था? जर्मनी और सोवियत फ्रंट के बीच। यह युद्ध विश्व के सबसे खूनी और खर्चीले युद्धों में एक है। स्टालिनग्राद की लड़ाई हिटलर के घातक हुए और मित्र राष्ट्रों के निर्णायक मोड़ थे। स्टालिनग्राद की लड़ाई हिटलर के घातक हुआ, हिटलर के लिए घातक हुआ। स्टालिनग्राद की लड़ाई हिटलर के लिए घातक हुआ और मित्र राष्ट्रों के लिए निर्णायक मोड़ था। इसमें हुआ क्या था? हिटलर रूस से संधि किया था कि उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी ने, हिटलर जिसमें था वह हिटलर ने रूस पर, यूएसएसआर था उस समय, उस पर हमला कर दिया। यूएसएसआर तो अंदर जाने दिया कुछ दूर तक। जब ठंडी आया, वहां बर्फ गिरने लगा, तो खुद कितना सैनिक बर्फ में जम गया। बहुत सारे बहुत मतलब सारे सैनिक वहां मारे गए। इसी में जर्मनी कमजोर हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हिटलर के द्वारा पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 के आक्रमण के बाद हुआ था। दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था उसकी शुरुआत कब हुई थी और क्यों हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 में। क्यों हुई थी? पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद। पोलैंड पर आक्रमण के प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। पोलैंड पर आक्रमण करने का तत्कालिक कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 वाला क्वेश्चन। बेला चमेली क्रांति, बेला या चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? बेला या चमेली क्रांति का संबंध किस देश से है? चीन से, मिस्र से, सी हांगकांग से, डी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई, एक इसमें से कोई नहीं, क्योंकि टूनिशिया में बेला चमेली क्रांति हुआ था। बेला या चमेली जो भी बोलिए, बेला ही बोली या चमेली बोली, ये क्रांति कहाँ हुआ था? टूनिशिया में। टूनिशिया के राष्ट्रपति जीन अल आबिदीन में जैनुल आबिदीन बेन अल अली को 28 दिसंबर श्रृंखलाबद्ध गहन विरोध अभियान के कारण जनवरी 2011 में त्याग पर देना पड़ा था। ये टूनिशिया के राष्ट्रपति थे अलाउद्दीन, जैनुल आबिदीन। 28 दिवसीय श्रृंखलाबद्ध 28 दिन का आंदोलन चला था, इसमें इसको त्याग पत्र देना पड़ा था। जैस्मीन क्रांति के कारण तानाशाह राष्ट्रपति को सत्ता छोड़ना पड़ा। जैस्मीन क्रांति के कारण तानाशाह राष्ट्रपति को सत्ता छोड़ना पड़ा था। जैस्मीन क्रांति नाम मीडिया द्वारा दिया गया था। जैस्मीन क्रांति का नाम किसने दिया था? मीडिया द्वारा दिया गया था। मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धारणा का दौर 2010 प्रारंभ किया। इसे अरब जागृति, अरब विद्रोह का अरब स्प्रिंग कहा जाता है। अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है, अरब जागृति भी कहा जाता है, अरब विद्रोह भी कहा जाता है, अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है। ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन नवंबर 2004 में जनवरी 2005 के बीच यूक्रेन में हुआ था। ऑरेंज रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? यूक्रेन में। कब हुआ था? 2004 से 2005 के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोम चलो का नारा किसने दिया था? रोम चलो का नारा किसने दिया था? ए हिटलर ने, बी मुसोलिनी ने, सी जनरल फ्रैंको ने, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? रोम चलो का नारा किसने दिया था? इसका 94 का आंसर बी होगा। रोम चलो का नारा मुसोलिनी ने दिया था। मुसोलिनी ने दिया था। तो रोम चलो का नारा किसने दिया था? मुसोलिनी। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी, इसकी कौन सी पार्टी थी? मुसोलिनी की राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी
ने 22 से 29 अक्टूबर 1922 तक का काली शर्ट पहनकर एक मार्च निकाला जिसे रोम मार्च कहा गया कहते हैं जिसे रोम मार्च कहते हैं। मुसोलिनी ने मिलान से रोम चलो का नारा दिया था। मुसोलिनी ने मिलान से रोम चलो का नारा दिया था। बेनिटो मुसोलिनी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलान से रोम का यात्रा किया था। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने रोम पहुंचकर सत्ता का बागडोर संभाला था। रोम चलो का नारा किसने दिया था? मुसोलिनी ने। कब दिया था? 1922 में। 1922 में क्या पहन के गया था? काली शर्ट पहनकर एक मार्च निकाला जिसे रोम मार्च कहते हैं। मुसोलिनी मिलान में रोम चलो का नारा दिया था। मिलान जगह का नाम है रोम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 95। अगला क्वेश्चन 95 वाला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देश की संख्या कितनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 51, बी 50, सी 52, डी 1 से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 95 का आंसर होगा कितना होगा? 95 का आंसर ए। 95 का आंसर ए 51। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संस्थापक सदस्य की संख्या कितनी थी? 51। 1945 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को यूएन चार्टर पर अंतिम रूप से विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? 1945 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पर अंतिम रूप से विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। 26 जून 1945 ईस्वी को यूएनओ के चार्टर पर 50 देश के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था और 15 अक्टूबर 1945 में यूएनओ के चार्टर पर पोलैंड के प्रतिनिधि ने भी हस्ताक्षर कर दिया, तो 51 देश हो गया। पोलैंड बाद में हस्ताक्षर किया था 15 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ के स्थापना किया गया। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ का स्थापना किया गया। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को इसलिए यूएन दिवस मनाया जाता है। यूएनओ का सदस्य भारत 30 अक्टूबर 1945 को बना। भारत का इसका सदस्य बना यूएनओ का 30 अक्टूबर 1945 को। भारत का सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945। यूएनओ का जनक एफ डी रूजवेल्ट को माना जाता है। इसका जनक किसको माना जाता है? रूजवेल्ट को माना जाता है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था। राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापना हुआ था वो राष्ट्र संघ का था, 1920 में हुआ था। राष्ट्र संघ के जनक वुडरो विल्सन को बनाया था। राष्ट्रीय संघ के जनक वुडरो विल्सन को बनाया था। और 1945 में जो हुआ था यूएनओ का, उसको रूजवेल्ट को माना जाता है। यह यूएन वर्तमान में कितना सदस्य है? 193, 193 सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 वाला। 96 वाला क्वेश्चन। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? एक कहता है सच्चिदानंद सिन्हा का, बी मोतीलाल नेहरू का, सी के पनिक्कर का 1 से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 96 का आंसर ए। 96 का आंसर ए होगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? सच्चिदानंद सिन्हा का। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? सच्चिदानंद सिन्हा का। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र 1899 में प्रारंभ किया गया था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड कब स्टार्ट किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा 1899 में। ज्ञान प्रदायिनी समाचार पत्र नवीन चंद्र राय द्वारा 1866 में स्टार्ट किया गया था। और 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्यंत मार्तंड। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? उद्यंत मार्तंड। कब इसका उद्घाटन किया गया था? 30 मई 1826 को। प्रथम समाचार पत्र का स्थापना किया गया था 30 मई 1826 को। इस समाचार पत्र को जुगल किशोर ने निकाला था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्यन मार्तंड। और कब बनाया गया था? कब निकाला गया था? 1826 में। किसने निकाला था? जुगल किशोर ने।
30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। भारतीय द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, भारतीय द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में बंगाल गजट निकाला गया था। अंग्रेजी पत्र पहले निकाला गया था और हिंदी पत्र बाद में 1826 में, और अंग्रेजी पहले 1816 में। किसने निकाला था? जेके हिक्की ने। इसका क्या नाम था? बंगाल गजट। 1818 ईस्वी में मार्शमैन के नेतृत्व में बंगाली भाषा के दिग्दर्शन मासिक पत्र प्रकाशित हुआ। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष द्वारा बनाया गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो मोतीलाल घोष द्वारा निकाला गया था। 1868 ईस्वी में कलकत्ता से निकाला गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 97। अगला क्वेश्चन 97 क्या कहता है? रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए केनेस्की को, बी स्टालिन को, सी लेनिन को, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 97 का? 97 का आंसर होगा लेनिन। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया था? लेनिन को। नई आर्थिक नीति 1921 में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा लाया गया था। इसका क्या नाम है? लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन। नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लाया था। 1921 में लाया गया था नई आर्थिक नीति। एनईपी के द्वारा रूस गृह युद्ध के बाद आर्थिक तबाही बाहर निकालकर रूस के पुनर्निर्माण का एक प्रयास था। 1928 ईस्वी में स्टालिन ने रूस में नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत किया था। रूस में नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? स्टालिन ने। कब किया था? 1928 में। 1929-30 में 1929-30 में रूस कृषि का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। रूस कृषि का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 वाला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सी सही है? वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? ए कहता मुक्त व्यापार, बी निजीकरण, सी आर्थिक सुधार, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा, वैसे एक से अधिक, क्योंकि इसमें मुक्त व्यापार भी होना चाहिए, निजीकरण भी होना चाहिए, आर्थिक सुधार भी होता है इसमें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 99। अगला क्वेश्चन 99 क्या कहता है? किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? ए 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी से, बी शीत युद्धकालीन आर्थिक मंदी से, सी 1980 में ईरान की आर्थिक मंदी से, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 99 का आंसर होगा ए। 99 का आंसर ए होगा। 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी से किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? एक इसका आंसर होगा 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी से। अगला क्वेश्चन 100 वाला, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के रूप में शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? ए रॉबर्ट ब्रेनस्टर्ट, बी जेथरो टूल, सी लॉर्ड टाउनशेंड, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 100 का? 100 का आंसर होगा डी, एक से अधिक। एक से अधिक क्यों होगा? रॉबर्ट वेस्टर्न ने 1645 ईस्वी में, रॉबर्ट वेस्टर्न ने कब? 1645 ईस्वी में डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री पुस्तक की रचना की थी। डिस्कोर्स ऑफ हस्बेंड्री पुस्तक की रचना किसने की थी? रॉबर्ट वेस्टर्न ने। कब की थी? 1645 में। इस पुस्तक में यह बताया गया कि 1/3 भूमि को परती छोड़े बिना भी जमीन की खोई हुई शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु उसने सलगम आदि जड़ों वाली फसलों को बोने पर विशेष जोर दिया। जेथरो टूल वर्कशायर का एक किसान थे। जेथरो टूल कौन थे? वर्कशायर, ये जगह का नाम है, एक किसान थे, वहां के एक किसान थे। अगला क्वेश्चन 101 वाला, क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये तो सब जानता है, आसान क्वेश्चन है पूरा। इसका आंसर होगा बी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? 37 देश ने।
सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार, सेराजेवो में बोस्निया की राजधानी जो है सेराजेवो, उसके उसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया था, इसलिए ये प्रथम इसका तत्कालीन कार्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 वाला। 102 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? लोहा, खनन, कपास। ये वाला क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग इससे पीछे कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, तीनों में छांट के देखिए। औपनिवेशिक काल में लोहा नहीं था, खनन भी नहीं था, ये सब अंग्रेज के हाथ में था। एक हाथ में था, कौन था वो था सी, कपास। इसका आंसर क्या होगा, कपास, 102 का। भारत में आधुनिक तरह के प्रथम सूती वस्त्र मिल 1818 में बंगाल में लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता वास्तविक रूप से 1854 में बॉम्बे में मिली। पहली बार प्रयास कहाँ किया गया था सूती वस्त्र का उद्योग लगाने का, 1818 में बंगाल में, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर 1854 में बम्बई में इसको लगाया गया सूती मिल को। भारत का सूती वस्त्रों का राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत से सूती वस्त्र का सबसे अधिक निर्यात अमेरिका देश को किया जाता है। भारत में आधुनिक तरह का प्रथम सूती वस्त्र मिल कब लगाया जा रहा था, 1818 में बंगाल में लगाने का प्रयास किया गया था। 1818 में पहली बार प्रयास किया गया था सूती मिल लगाने का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। 1854 में इसको बम्बई में लगाया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 वाला। 103 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर होगा सी, 1917 में। तीन कठिया पद्धति 1867 1867 में चंपारण के किसानों के साथ अनुबंध किया गया था। कब किया गया था, 1867 में। तीन कठिया पद्धति कब लाया गया था किसानों के विरुद्ध, 1867 में। 1867 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 वाला। 104 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए 1556 में पुर्तगाली के द्वारा, बी 1612 में ब्रिटेन के द्वारा, सी 1650 में डच के द्वारा, डी एक से अधिक। इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका, ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। 104 का आंसर होगा ए वाला क्वेश्चन आंसर होगा। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम छापाखाने का खोला गया था, स्थापित किया गया था। कब, 1556 में पुर्तगालियों द्वारा। प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था, 1556 में पुर्तगालियों द्वारा। भारत में प्रथम छापाखाना गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत कहाँ स्थापित किया गया था, पुर्तगालियों द्वारा, गोवा में। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1840 के आसपास में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, 1840 में गुटेनबर्ग। जर्मनी के स्टामबर्ग के गुटेनबर्ग द्वारा निर्मित प्रिंटिंग प्रेस एक नई क्रांति विश्व में मुद्रित के क्षेत्र में लाई गई थी। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तक बाइबिल थी। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जो प्रकाशित की गई थी प्रथम पुस्तक वो बाइबिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1884 ईस्वी में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। अंग्रेज ने कब लगाया था भारत में, 1684 में। और पुर्तगालियों ने कब लगाया था, 1556 में। पुर्तगालियों के बहुत बाद अंग्रेज ने लगाया। कहाँ लगाया था, बम्बई में, 1684 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर वाला। 105 वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? इनमें कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? ए लॉर्ड जॉर्ज, बी वुडरो, सी आर्लेंडो, और डी एक से अधिक। इसमें से कोई नहीं। 105 का आंसर क्या होगा, डी। 105 का आंसर डी होगा।
प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन 1919 में किया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 तक आयोजित किया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक स्टार्ट किया गया था? 1919 से 1920 तक। इसमें ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, और दूसरा था फ्रांस के जोसेफ क्लेमेंसक्यू, तीसरा था अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, और चौथा था इटली का ऑरलैंडो। 4% जो था वो था ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, दूसरा था फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंटो और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, और चौथा था इटली के ऑरलैंडो। बिग 4 और बिग 3 का पेरिस शांति सम्मेलन में विशेष महत्व थी। वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में 14 सूत्री शांति सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 वाला। 106 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा तो करना होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? लॉर्ड लिटन ने प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया था? किस लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता पर को प्रतिबंधित किया था? कब लगाया था? 1878 में, बी 1872 में, सी 1870 में, से अधिक इसमें से कोई नहीं। कब किया था? इसका आंसर होगा 1878 में। भाषाई आधार पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1878 में। कौन लगाया था? लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था? 1878 में। इसमें कहा गया था सिर्फ अंग्रेजी अखबार ही छापा जाएगा, हिंदी अखबार नहीं छापा जाएगा। लेकिन कब किया गया था? 1878, याद रखना है। कौन किया था? लॉर्ड लिटन ने 1878 में भाषाई आधार पर प्रतिबंध लगाया था। लिटन ने वर्नाकुलर पे अधिनियम, वर्नाकुलर बोला जाता देसी भाषा, वर्नाकुलर बोला जाता देसी भाषा अधिनियम 1878 में लाया गया था। इस वर्नाकुलर अधिनियम में 1878 के द्वारा देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो पत्रिका का नाम था, पत्रिका ने रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का प्रारंभ कर दिया। अमृत बाजार पत्रिका वाले ने एक होशियारी किया और ये बंगाली में छपता था, लेकिन इसको पता चला तो रातों रात ये सब अंग्रेजी में बदल दिया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 से लाया गया। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब लाया गया? 1910 में। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में लाया गया था। भारतीय समाचार पत्रों का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का राजकुमार किसको कहा जाता है? क्रिस्टोदास पाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 वाला। गालियावाला बाग नरसंहार हत्याकांड किस दिन हुआ था? ये क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर देख लेते हैं सीधा। बैसाखी के दिन हुआ था। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। वो दिन बैसाखी का त्योहार था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में सभा का आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। क्यों वहां पर आंदोलन हुआ था? क्यों सब जमा हुए थे? क्योंकि वहां डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में वहां सब जमा हुए थे। हंसराज ने इस जालियांवाला कांड में मुखबिर का कार्य किया था। इसमें मुखबिर का कार्य कौन किया था? हंसराज ने। भारतीयों ने ही गद्दारी किया है। हंसराज जो मुखबिरी का काम किया था, अंग्रेज का साथी, हंसराज ने जालियांवाला कांड का मुखबिरी का काम किया था। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा के आयोजन स्थल पर निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। हंटर समिति जालियांवाला बाग हत्याकांड पर बनाया गया था। हंटर समिति किसको बनाया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। माइकल ओ डायर को ऊधम सिंह ने लंदन में बैक्सटन हॉल में 1940 में गोली मारकर हत्या कर दिया था।
उधम सिंह ने 1940 में, कब हुआ था, 1919 में ये घटना हुई थी, और 1940 में उधम सिंह ने इसको लंदन में जाकर मार दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 वाला। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? इसका आंसर सीधा महात्मा गांधी ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 वाला। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी? ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख चुके हैं, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 वाला। 110 वाला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमेटी, इसी का नाम हंटर कमेटी, किस भारतीय को स्थान मिला था? इस कमेटी में कितने भारतीय थे और किसका नाम क्या था, ये देखना है इसमें 110 का। इसका आंसर होगा डी। इसमें कौन कौन था ये देख लेते हैं। एक से अधिक था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में विलियम हंटर की अध्यक्षता में वाला जालियांवाला बाग जांच समिति के कुल 8 सदस्य था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ था ये। इसमें कौन 8 सदस्य था? कौन था? 8 सदस्य में से 5 अंग्रेज थे। 5 इसमें 8 सदस्य था विलियम हंटर की समिति में, इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। इस समिति में भारतीय सदस्य थे सर चमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। कौन कौन भारतीय थे? 3 ठो जो थे, 8 में से 3 सिर्फ भारतीय थे। उनका नाम था चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण, तीसरा था सुल्तान अहमद खान। हंटर कमेटी ने 379 व्यक्ति की हत्या की पुष्टि की और कांग्रेस द्वारा जांच के बनाए गए मालवीय समिति, तो कांग्रेस द्वारा बनाई गई जांच समिति में मालवीय समिति थी, उसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया था अंग्रेज ने, और इस जालियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में इसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। हम लोगों ने टीआरई 3 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पूरा कर लिया है और टीआरई 2 का हो चुका है। अब अगला वीडियो आएगा ज्योग्राफी का। इसमें जितना एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है वो वीडियो तो लंबा हो जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कवर हो रहा है, इसलिए ये जरूरी है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मैं देखा ही इसलिए जाता है क्योंकि इससे पैटर्न समझा जा सके और कैसा क्वेश्चन आ रहा है ये समझा जा सके, और कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ सके। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, इससे आने वाले क्वेश्चन कैसा आएगा ये समझ में आता है। और इसका सही से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाए, इसको टॉपिक निकाला है। जैसे जालियांवाला बाग नरसंहार है तो ये एक टॉपिक हुआ है, जालियांवाला बाग का फिर जितना भी कहानी पूरा पढ़ के इसका और जितना इससे बन सकता है क्वेश्चन वो कवर हो जाएगा। इसी तरह टॉपिक भी हम लोग करेंगे जब ये पूरा कवर हो जाएगा तब। अगर बोलिएगा तो वैसे वो सही नहीं रहेगा। तो हम लोग आज देख लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। अब अगला 40 क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी का, जिसको वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। एक्सप्लेनेशन जरूरी है।